ओम शांति। अभी अभी प्रेम भाई जी ने जो दादा विश्वरतन जी के बारे में कुछ बातें यहाँ सुनाई, उसे सुनते ही इसी सभा में से एक दो भाई मेरे पास आए और फरमाइश की गई कि हम कल से परसों से ही यज्ञ के पूर्वजों और कुछ ऐसे लोग जैसे जो कि ज्ञान में नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा करके भी यज्ञ की सेवाओं के लिए आगे आए। उदाहरण के तौर पर जैसे कल सुना होगा नेमन सिंह जी एक थे यहाँ माउंट आबू में। तो वो कौन थे, क्वीन मदर कौन थी, दादी संतरी कौन थी, या इस तरह से और भी जो केवल नाम तो सुने, नाम बताए यहाँ पर, लेकिन किस तरह की क्या क्या उनकी विशेषताएं थी, क्या बातें थी। सिर्फ 1 मिनट में ही फिर ये बात मैंने मंच संचालक आदरणीय सुमन बहन जी को ये बताया कि ऐसी मांग आई हुई है, इस पर क्या विचार किया जाना चाहिए। तो उन्होंने भी सहर्ष स्वीकार करते हुए बताया कि ये बहुत ही अच्छी बात है और वैसे भी ये बात साधारण अनुभव से ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी और एक तरह से इससे प्रासंगिक भी कह सकते हैं, क्योंकि आजकल भाई बहनों की ये मांग है कि हमारे पूर्वज जिन्होंने ये विशाल वटवृक्ष खड़ा किया है, उसकी जो जड़ें थी, उसके बीज के साथ जड़ों ने जो मतलब उसको और अधिक बलशाली बनाया, उस पेड़ वृक्ष को, उनकी बातें, उनका जीवन चरित्र जो इतिहास के रूप में है, वो सुनने के लिए सभी भाई बहनें उत्सुक तो रहते हैं। तो ये थोड़ा सा विषयांतरण है, हालांकि परिवर्तन तो इसमें कहेंगे नहीं, क्योंकि ये भी एक अनुभव ही है। आप सभी को ये ध्यान पर है। मैं बात ये कहना चाहता था कि नेमन सिंह जी, ये कहा गया कि वो कौन थे, तो ये शायद जो पुराने हैं उनको तो पता है ही कि माउंट आबू के एक व्यवसायी जो नेमन सिंह जी थे, वो वास्तव में वो भी सिंध के ही रहने वाले थे और दादा विश्व किशोर, जिनका शायद आप लोगों ने पुराना नाम सुना हो या नहीं भी सुना हो किसी ने, उनका नाम था भैरूलाल कृपलानी। दादा विश्व किशोर और नेमन सिंह जी ये दोनों क्लास फेलो थे और बचपन से ही ये सिंध में एक बहुत बड़े धर्म गुरु हुआ करते थे। उनका नाम था गंगेश्वरानंद। गंगेश्वरानंद जी के ये उनके सत्संग में ये दोनों साथ में जाया करते थे। जब तत्कालीन भारत विखंडित हुआ तो नेमन सिंह जी वहाँ बहुत बड़े जागीरदार के पुत्र थे। वो वहाँ से छोड़ करके माउंट आबू आ गए और यहाँ जो यहाँ रहते थे वो यहाँ से वहाँ उनके जागीर पर चले गए। उनकी जो संपत्ति थी वो यहाँ उनको एक्सचेंज कर दी आपस में, उनके पहले से जान पहचान थी।
वो यहाँ कारोबार करना आरंभ कर दिया उन्होंने। इसी बीच उनको ये पता चला कि ये जो भैरूलाल कृपलानी था, मेरा सहपाठी, वो कहाँ है और किस हालत में होगा। उसका फिर पता करते रहे तो सारी चीज़ें ये सामने आई कि वो हैदराबाद को ये मतलब से प्रस्थान करते हुए कराची चले गए थे। इसको यहाँ ज़्यादा विस्तार नहीं करेंगे, वो आप लोग यज्ञ के इतिहास को समझते हैं। फिर उन्होंने कांटेक्ट किया। वहाँ कांटेक्ट करने के बाद फिर उन्होंने ये कहा कि आप माउंट आबू आ जाओ। और जो उनके धर्म गुरु थे गंगेश्वरानंद जी, उनसे बोला कि उनके पास ये गए और उनको बोला कि आप जो है इनकी मदद करो, इनको यहाँ लाना है। कहाँ लाना है वो आप लोगों को पता होगा कि माउंट आबू में एक आश्रम पुराना है, जगह, बिल्डिंग, उसका नाम है गंगेश्वरा धाम। तो बोला ठीक है, इनको हमारे आश्रम में ले आओ आप लोग। वो जगह है रोटरी सर्किल, आप लोगों ने माउंट आबू में देखा होगा, उससे राजेंद्र मार्ग जाता है, उस मार्ग पर ये उनका आश्रम है। तो वो लोग जब यहाँ ये बाबा या यज्ञवत्सों को लेकर के बाबा आए भारत में, तो दीदी मनमोहनी जी का आप लोगों ने नाम सुना होगा। उनके साथ दीदी मनमोहनी और एक दो बहनें और, उनको माउंट आबू भेजा कि कहाँ पर है ये, क्या है इस सिचुएशन, कहाँ उसकी किस ये भौगोलिक स्थिति क्या है आदि के बारे में उनसे जानकारी लेने के लिए वो यहाँ आए। तो उस समय 350 यज्ञवत्स यज्ञ में हुआ करते थे। उनके सामान और बहुत सारी चीज़ें जो थी, वो आश्रम जो गंगेश्वरा धाम जो था, उनके एकोमोडेट होने की स्थिति में नहीं था क्योंकि छोटा था। फिर इन्होंने देखा कि और क्या किया जाए। वो नेमन सिंह जी के पास गए और बोला कि इतने लोग तो वहाँ रह नहीं सकेंगे। तो उन्होंने फिर ये ब्रिज कोठी जो भरतपुर कोठी है उससे संपर्क किया और वो यहाँ आने के लिए वो जगह उनको दिलवाई। कुछ समय तक जब ये वहाँ भी रहे और इधर दूसरी जो और भी एक दो जगह ढोलपुर हाउस वगैरह है, फिर वो यहाँ पर ये जहाँ आज पांडव भवन है वो था तत्कालीन पोकरण हाउस। वो पोकरण हाउस उन्होंने पोकरण महाराजा से खरीदवाया और यहाँ शिफ्ट हो गए। यहाँ शिफ्ट होने के बाद फिर जो बातें आप लोगों ने सुनी वो उसको ज़्यादा वर्णन नहीं करेंगे। उसके बाद कुछ विवाद हो गया। विवाद हुआ तो वो बंदूक उनके पास थी लाइसेंस शुदा। बाद में वो उन्होंने हमें बंदूक भी दिखाई थी कि ये बंदूक लेकर के मैं रात का वहाँ पहरा देता था उस टाइम में। अब इनकी दास्तान तो बहुत लंबी है, समय बहुत थोड़ा है, इसलिए यही मैं इसको क्लोज कर दूंगा। दूसरी बात, ये विश्व किशोर भाऊ की जो बात है, आपने शास्त्रों में तो नहीं कहेंगे, महाभारत काव्य में ये आपने सुना होगा कि भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु का उनको वरदान था। तो विश्व किशोर भाऊ जो है उनको भी पहले से ही ये चीज़ आभास हो चुकी थी कि अब समय जो है अपना पंछी का उड़ने का है। वो कुछ शारीरिक स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए जब बॉम्बे जा रहे थे
चंद्रास दादाजी को आप लोगों ने नाम सुना होगा। दोपहर का समय था, तो चंद्रास दादाजी ने बताया था कि वो मेरे पास आए रूम में और मुझे बोला कि मेरा फ़ोटो बाबा के साथ खिंचवाना है। बाबूजी उनको कहते थे चंद्रास दादा को। तो बोला फ़ोटो क्यों आपको खिंचवाना है, आप तो कभी फ़ोटो खींचते ही नहीं हैं, फ़ोटोओं से दूर रहते हैं। तो उनके मुख से ये बात निकल गई सच्चाई कि ये मेरा हो सकता है कि अब मधुबन में रहने का ये अंतिम समय है और मैं जा रहा हूँ, वापस आने की गुंजाइश मुझे कम दिखती है। जैसे ये बात उन्होंने सुनी तो उनके आंखों में आंसू आ गए चंद्रास दादा के, और वो फटाफट उठ के आए और फ़ोटो खींचा दादा का, विश्व किशोर भाऊ का। विश्व किशोर भाऊ का एकमात्र वही फ़ोटो जो है यज्ञ के इतिहास में है, और वो ये लगा हुआ सामने उस घड़ी के नीचे बाबा के पास जो आप देख रहे हैं, वो बैग रखा हुआ तैयारी बॉम्बे जाने की, वो फ़ोटो वही का वही फ़ोटो है। ये आप लोगों को सब बता रहे हैं। और उसके बाद वो वापस नहीं आए यज्ञ में। क्वीन मदर का नाम क्वीन मदर क्यों पड़ा, वो भी एक अलग ही दिलचस्प कहानी है, दास्तान लंबी है। लेकिन क्वीन मदर जो है दीदी मनमोहिनी, उनको तो सब जानते हैं, उनकी लौकिक माता जी थी। लौकिक माता जी जब वो ये थी तो वो बहुत बड़े बिजनेस परिवार से संबंध रखती थी, जिनका कि सिंध, हैदराबाद, बॉम्बे, कलकत्ता से लेकर कई विदेशों में व्यवसाय फैला हुआ था। आज भी बॉम्बे का एक प्रसिद्ध हॉस्पिटल जो है, आप लोगों ने सुना होगा, पूरे दुनिया में देश विदेशों में वो पॉपुलर हॉस्पिटल है। वो हॉस्पिटल जसलोक सुना ही होगा। जसलोक हॉस्पिटल उसी परिवार के नई पीढ़ी था उस टाइम भी, लेकिन आज उनकी चौथी पांचवी पीढ़ी के हाथों में उसका संचालन है। तो ये वो माता जो है एक राजमाता की तरह उनका जीवन था, इसलिए उनका नाम ही क्वीन मदर पड़ गया। उनकी इतनी सादगी, उनकी तपस्या और त्याग का आज भी यज्ञ में कोई सानी नहीं है। आप लोगों को पता होगा कि जो हिस्ट्री हॉल है मधुबन में, हिस्ट्री हॉल के पीछे उस भवन का नाम मातृ सदन है। उस हिस्ट्री हॉल उसी के पास में एक कमरा था, वहाँ पर वो रहती थी। और उस कमरे में एक संदल नुमा इसका जो होता ना, ये संदल टाइप लकड़ी का फट्टा लिए उसमें थे लगे हुए, उस फट्टे में दरी बिछा करके और उसमें रहा करती थी। जब भी आप जाएंगे केवल तपस्या, योग में ही बैठी रहती थी। बहुत ही मतलब योगी आत्मा। और बस दो ही शब्द जो कहा गया कल संतोष दीदी ने, वो तीन ही शब्द उसके जहन में थे। जो भी उनको मिलने जाता था उनको भी यही शिक्षा वो देती थी। इसी तरह संतरी दादी, जो बात चल रही थी इच्छा मृत्यु की, ऐसे यज्ञ में बहुत से उदाहरण हम सबके समक्ष हैं। लेकिन दास्तान लंबी है, पहले भी कहा, ये मतलब अगर कहने लगेंगे तो पूरा ही ये पूरी भट्टी के जो भी सत्र हैं वो कम पड़ जाएंगे। इसलिए शॉर्ट में मैं ये बातें आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा। संतरी दादी का जो जिस दिन उन्होंने
पुराने अपने भौतिक देह का त्याग किया, अमृत बेला किया सवेरे, और छोटे हॉल से जाकर के पास में ही उनका इंद्रप्रस्थ में वो रहती थी। निर्मल शांता दादी और संतरी दादी दोनों ही एक ही रूम में रहती थी। वो वहाँ गई और बरामदे में बैठी हर रोज़ की तरह। उनकी ब्राह्मणी ने कहा कि दादी आप बैठो, मैं भंडारे, ये दूध का भंडारा उन दिनों पास में ही हुआ करता था, जो आजकल आप टोली डिपार्टमेंट है ना, उसके सामने मधुबन निवासियों के कपड़े, प्रेस के कपड़े छंटते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। उसी के पास में एक ये किचन है जिसको दादी किचन कहते हैं। तो वो दूध का भंडारा था और वहाँ थर्मस में चाय पड़ी हुई थी। कितना समय लगा होगा, वहाँ से करीब 100 कदम जाना और 100 कदम आना। सिर्फ वो थर्मस उठा के लाई वो बहन जी, और जब तक वो बरामदे में दादी को देने के लिए आई तब तक पंछी उड़ चुका था। और ये चीज़ उन्होंने कभी वो ऐसा शब्द नहीं कहती थी। जब वो बहन जी गई ब्राह्मणी दादी को कि दादी मैं चाय लेके आ रही हूँ, तो उन्होंने एक ही शब्द कहा, भले आपकी शुभ इच्छा, मतलब आपकी मर्जी है, ले आओ या नहीं ले आओ, मैं उसको पीऊँगी या नहीं पीऊँगी इसका कोई गारंटी नहीं है। ये उन्होंने पहले ही कह दिया था। तो इससे क्या सिद्ध होता है, क्योंकि उनकी जो बुद्धि की लाइन थी वो पहले से ही बाबा के पास थी, साथ थी, और उन्होंने ये शब्द पहले कह दिया था। ये 2 ही शब्दों में आपको बता दूं। तीसरी बात, अब जो हमारे पूर्वज, जो ये विंग आपके सामने एक विशाल रूप लिए हुए खड़ी है, इसकी संस्थापक अध्यक्ष दादी चंद्रमणि। आप लोग तो बहुत सारे होंगे चंद्रमणि दादी को जिन्होंने देखा होगा। यहाँ कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने चंद्रमणि दादी को नहीं देखा, वो हाथ उठाओ। अरे बाप रे, ये तो 90% से भी ऊपर हैं। बहुत ही गजब हो गया है। तो हाँ, जिन्होंने नहीं देखा है वो 90% से ऊपर लोग हैं। तो चंद्रमणि दादी का, उनका जो तपस्या थी, योग था, कोई केवल एक ही बात में मैं आप लोगों को ये सुना दूं कि बेंगलोर में नाच रहे थे वो लोग किसी कार्यक्रम में, सेंटर पर नाचते नाचते ही वो वहाँ पर बोला, थोड़ी देर वैसे ही किसी को कुछ कहे बिना कुर्सी पर बैठ गई। और जैसे जब लोगों का ध्यान गए, नाचते नाचते दादी क्यों बैठ गई कुर्सी पर, तो देखा कि जैसे लोगों ने जैसे देखा तो वो भी पंछी उड़ चुकी थी। अच्छा, जब यहाँ आए, उनको उनका जो पार्थिव शरीर को मधुबन में लाए, अंतिम संस्कार की विधि संपन्न हुई और उसमें ये मतलब भोग लगा। तो भोग के टाइम में चंद्रमणि दादी ऊपर बाबा को ये कह रही है कि बाबा काफ़ी समय हो गया मुझे ऊपर में, अभी नीचे जाऊंगा, सेवा वहाँ इंतज़ार कर रही है। तो आप लोग ये अंदाज़ा लगा लो कि जो शरीर में रहते हुए या देहातीत स्थिति के साथ दोनों में कोई अंतर नहीं, उनको यह एहसास ही नहीं कि मैं वास्तव में भौतिक शरीर को छोड़ चुकी हूँ, मैं वतन में आई हूँ बाबा को मिलने के लिए। उनकी योग की स्थिति क्या रही होगी, उनकी अवस्था कैसी रही होगी, और बाबा के साथ उनका कनेक्शन क्या होगा। ये शॉर्ट में ये 2 बातें मैं आपको बता रहा हूँ। दादी प्रकाशमणि जी, एक बार आप लोगों को सुना होगा, अपने देश के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई।
मोरारजी देसाई माउंट आबू आए थे। माउंट आबू में उस समय मधुबन में वीआईपी गेस्ट हाउस जो है वो योग भवन हुआ करता था। योग भवन तो आप सब ने देखा ही होगा ना, अंतर्राष्ट्रीय योग राजयोग भवन उस पर नाम लिखा हुआ है, विज्ञान भवन के सामने। वहाँ वो रुके थे। रुक करके वो उसके बाद में आए और दीदी का कमरा, जो बाबा का कमरा है, बाबा से के पैरेलल में उसके समानांतर एक दूसरा रूम है जो पहले मम्मा का रूम हुआ करता था और बाद में दीदी मनमोहनी जी का। वहाँ बैठे हुए थे मोरारजी देसाई जी, दादी और दीदी दोनों के साथ में। इतने में बाहर माउंट आबू के, क्योंकि आप लोगों को ये पता होगा कि माउंट आबू पहले गुजरात में था और पूरा गुजरात जो है वो पहले बॉम्बे प्रांत हुआ करता था। तो गुजरात बॉम्बे प्रांत में था और उसके मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई हुआ करते थे। तो इस कारण से माउंट आबू के कई जो पुराने लोग थे वो मोरारजी देसाई के जान पहचान के थे। तो 5-7 लोग आए थे बाहर मिलने के लिए। तो मैं अंदर गया कि ये लोग आए, क्योंकि मैं पहले से ही माउंट आबू के लोगों के कनेक्शन में, कांटेक्ट में, क्लोज कांटेक्ट में रहा हूँ। तो वो जो है मेरे को बोला कि भाई हमें मोरारजी देसाई जी से मिलना है। तो वो मैं अंदर गया, दीदी दादी बैठे थे, वो मोरारजी देसाई जी भी बैठे हुए थे। तो मैंने ऐसे कहा कि कुछ लोग आए हुए हैं, आपको मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि उनको मना कर दो कि यहाँ नहीं है, वो गए हुए हैं कहीं। अब मैं थोड़ा मतलब संकट में पड़ गया। मैंने दादी जी की तरफ देखा, सिर्फ देखा ही कि दादी अब मैं क्या जवाब दूँ, वो तो बाहर खड़े हैं, उनको पता है वो यहाँ है। मैंने बोला कुछ नहीं, केवल देखा ही। तो दादी जी ने एक ही शब्द बोला कि मोरारजी भाई, ये आप दादी के सामने बैठे हुए हैं और दादी ने जिंदगी में आज तक कभी झूठ नहीं बोला है। और दादी ने जब ये शब्द कहा, वो इतने गौर से देख रहा था दादी के चेहरे पर, क्योंकि उनके चेहरे पर एक ये गौरव के भाव थे, एक संतुष्टता के भाव थे और एक सम्मान के भाव थे कि मैंने झूठ नहीं बोला जिंदगी में। मोरारजी देसाई उसी समय नतमस्तक हुए और बोला, आज मुझे वो प्राप्ति हो चुकी है जिसके लिए मैं पूरी जिंदगी दर दर भटक रहा था। ऐसे इंसान को मैं ढूंढ रहा था कि जो कभी जो जिंदगी में झूठ ना बोले। हालांकि हम भी कोशिश करते हैं, महात्मा गांधी जी के बहुत नज़दीकी वो शिष्य थे, हम बहुत कोशिश करते हैं कि झूठ ना बोलें, लेकिन राजनीति एक ऐसी चीज़ है कि इसमें झूठ के बिना चल नहीं सकता है। लेकिन आज मुझे वो प्राप्ति हो चुकी है। आप में साक्षात भगवान के मुझे दर्शन हुए हैं और वो दंडवत हो गई। इस तरह से दीदी जी, समय हो तो नहीं गया कहीं? आप सुनना चाहेंगे थोड़े 5-7 मिनट, या ओम शांति पूरा कर दें? सुनेंगे? अच्छा, दीदी जी जो है ये क्या नाम, उनको भी अपने जाने का काफ़ी समय से एहसास हो गया था। आपने सुना होगा कि उनका कुछ जाने से 1-2-3 बरस पहले से ही अब घर जाना है का नारा वो सामने, मतलब वो जो भी आता था, अरे भाऊ अब ज़्यादा नहीं, बस अब घर जाना है, अब विस्तार में नहीं जाओ, एक ही बात थी। वो
जब आ रहे थे जो दीदी का कमरा है उसके आगे एक पोर्च बना हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा वो पोर्च। पहले उसमें टीन सेट लगा हुआ था, तो वो टीन सेट लगा हुआ था, तो पोर्च बनाने के लिए क्योंकि ऊपर उसको आगे निकालना था तो नीचे सरिया डालनी, जितना ऊपर उसकी लेंथ होगी उसी के बराबर में सरिया डालने थे नीचे ज़मीन में। तो उसके लिए गड्ढा बनाया था बहुत बड़ा। अब दीदी के कमरे में जाने के लिए रास्ता नहीं था, एक ऐसे पाटिया टाइप होता ना, लकड़ी का पाटिया बोलते हैं उसको, ऐसा पाटिया उस गड्ढे में से रखा हुआ था। अगर या तो उस पाटिया को में से जाना होगा, नीचे गड्ढा है, या फिर चक्कर लगा के वो तो राउंड करके दीदी के कमरे में जाना था। दीदी सुबह क्लास में से आई और उस पाटिया में से जाने लगे। अब मैंने कहा रुको 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 दीदी रुको, आप इसमें कहाँ जा रहे हो आप? आप तो इधर से जाओ। बोला भाऊ क्या मरने से डरते हो क्या आप? क्या होगा अगर मैं इसमें चली गई और गिर गई? क्योंकि उनकी बॉडी बहुत हैवी थी, आप लोगों ने जिन्होंने भी देखा होगा, और पाँव जो है वो मतलब घुटनों में दर्द होता था, उनको चलने में तकलीफ होती थी। तो मैंने कहा इसमें तो गिरने का डर है दीदी। बोला क्या होगा, ऊपर जाएंगे ना बाबा के पास, इसमें चिंता की क्या बात है। फिर उसके दूसरे दिन ही उनको भी स्वास्थ्य लाभ के लिए बॉम्बे जाना था। जब वो अंदर से बाहर आ रही थी, लच्छू दादी उनके साथ थी और एक सुदेश बहन जो नर्स हुआ करती थी मधुबन में, वो उनके साथ जा रही थी। जाते जाते मैं जब वो जा रही थी तो मेरे को ऐसी दृष्टि दी उन्होंने, उस दृष्टि से मुझे ऐसा आभास हुआ कि वो कह रही हैं कि मैं अब वापस नहीं आऊँगी। तो वो उनको वो आभास, वो इच्छा मृत्यु का एहसास पहले ही हो जाता है ऐसी महान आत्माओं को। लच्छू दादी जो मतलब बाबा की ब्राह्मणी थी, उसके बाद दीदी की ब्राह्मणी थी। शाम को हम लोग आपस में सब बातें कर रहे हैं, क्लास ये वहीं उसी पोर्च में दीदी के कमरे के बाहर, और फिर बातें करके हम चले गए। और जाने के बाद सुबह जब वापस आए, नीचे उतरे कमरे से, सुना वो चली गई है लच्छू दादी, चली गई है। अब एक छोटी सी बात अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं कह के समाप्त करूं, क्योंकि टाइम होता जा रहा है, आप लोगों को भी संकल्प चल रहा होगा। अच्छा, तो ये जो है गुलजार दादी बॉम्बे में थी। बॉम्बे में उनको आम जो अपने भाई बहनों को मिलने के लिए डॉक्टरों की बिल्कुल मनाही थी। वो कमरे में ही उनका आईसीयू बना दिया गया था और कोई भी नहीं जाएगा, जिसको अगर जाना ही है, श्रद्धा भावना है, तो कांच लगा हुआ था और उस कांच से बाहर से ही उनको देखना था। मैं भी गया, अकेला ही था। मैंने कहा कि देखना, बोला हाँ मैं उनको बोला जो बहनें थी वहाँ कि उनको देखने जाना है। मैं आया, पहले से मतलब ये था, देखने की बात थी कि भाई मैं मिलूँगा, दादी को मिलना है। तो बोला जाके मिल के आ जाओ आप। मैंने कहा अच्छा हो गया, क्योंकि मेरे जितने भी जो भाई बहनें मधुबन से बॉम्बे जाके आए थे, तो वो ये कहते थे कि भाई ये जो है ना, जो वहाँ भाई बहनें हैं अपने हैं, वो बिल्कुल साथ में ही आते हैं और इससे आगे बस वो एक लाइन है खींची हुई, उसे आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं। सामने से ये है कांच है, उसमें से आपको देखने के लिए बोलते हैं, या बस देख लो आप। अब मैं भी यही सोच के गया था कि ऐसा ही होगा, लेकिन पता नहीं उनको क्या हुआ। वो भाई बहनें जो वहाँ थे, बोला ठीक है आप जाके आ जाओ, वो ऊपर है, वो नीचे रहते थे, आप ऊपर जाके आके ये मतलब दृष्टि लेके आ जाओ।
अब मैं जब अकेला ही वहाँ गया तो दादी सामने थी। दादी सामने थी तो वो ये उसका मतलब ये आश्चर्य ये था कि उस समय नर्स भी वहाँ नहीं थी। नर्स भी कहीं गई हुई थी। तो मैंने दादी को हाथ हिलाया, दादी ने मेरे को बुला दिया। अब मुझे संकोच हुआ कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, लेकिन दादी का आदेश था, कैसे नहीं जा सकता। मैं अंदर चला गया, दरवाज़ा खोल के कांच का, और दादी ने हाथ आगे कर दिया। तो मैंने कहा भाई ये तो बड़ा मुश्किल काम हो गया, अगर वो लोग देख लेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं हाथ मिलाऊं कैसे दादी से, लेकिन फिर भी मैंने हाथ मिला दिया। हाथ जैसे मैंने मिलाया, भाई साहब क्या बताएं आप लोगों को, मैं अपने सुध बुध तो वैसे भूल गया, लेकिन सामने मैं फरिश्ता को ही देखने लग गया। दादी वहाँ थी नहीं, सामने फरिश्ता, बिल्कुल प्रकाश पुंज लाइट हाउस, एकदम फरिश्ता जो संपूर्ण वतन में। आप लोगों को पता होगा कि अभी थोड़े दिन पहले जो ये मीटिंग हुई थी, वार्षिक मीटिंग, तो उसमें मोहिनी बहन न्यूयॉर्क वाली ने भोग लगाया। उन्होंने बताया कि आप लोगों का संपूर्ण स्वरूप बाबा के साथ वतन में देखा मैंने, इमर्ज था, और आप लोगों के संपूर्ण स्वरूप कैसा होगा और वर्तमान की स्थिति कैसी होगी, वो सब वहाँ पर दोनों सामने दिख रहे थे। तो मुझे वो बात याद आई कि संपूर्ण स्वरूप जो मैंने देखा है वो इन आंखों से मैंने देख लिया था। वो मैं देखा हुआ है, वो संपूर्ण स्वरूप होगा। तो ये थोड़ी सी दास्तानें पूर्वजों की थी। वैसे तो कभी मौका मिलेगा तो बहुत ही लंबा चौड़ा विस्तृत व्याख्यान हो सकता है, लेकिन समय की सीमा है, क्योंकि समय इतना सही था इसलिए। और ये कोई मेरा कोई प्लानिंग से नहीं था, अभी किसी भाई ने मेरे को ये कह दिया कि भाई आप ये सुना हो तो अच्छा है, क्योंकि बार बार हम सुन तो रहे हैं लेकिन ये हमने ये नहीं किया, अनुभव नहीं किया और देखा नहीं, तो कम से कम आप ये बातें सुना दो। तो ये आपके सामने शॉर्ट में रखी, लगा कि भाई आप लोगों की भी जो रिक्वायरमेंट थी या मांग थी उसके अनुसार थोड़ा चकाचुकी कहेंगे इसको, दादियाँ कहती थी चकाचुकी, तो वो करवाई। ओम शांति।